नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। बंगाल में सियासी बवाल में नया अध्याय जुड़ गया है, क्योंकि सीबीआई ने बंगाल के कोयला कांड के खिलाफ केस शुरू कर दिया है, यानी जांच को शुरू कर दिया है। और शिकंजा भी कस दिया गया है। इसकी आंच सीधे सीधे ममता बनर्जी के परिवार तक पहुंच गई है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, उनकी पत्नी रुजिरा नरूला और रुजिरा की बहन मेनका गंभीर, ये सब सीबीआई की रडार पर आ चुके हैं। मेनका गंभीर से आज करीब 3 घंटे तक पूछताछ भी हुई। कल रुजिरा नरूला से पूछताछ होगी और हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जल्दी इस पूरे मामले में अभिषेक बनर्जी से भी सवाल जवाब किया जा सकता है, यानी पूछताछ हो सकती है। आरोप है कि बंगाल में कोयले का अवैध खनन हुआ, उसकी चोरी की गई और जो पैसा आया उसका फायदा इन तमाम लोगों को हुआ है। करीब 3 महीने पहले इस केस में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी। हालांकि टीएमसी कह रही है कि यह सब डराने की कोशिश है, मोटिवेटेड है। सीबीआई के दम पर सियासी फायदा उठाने की चाल चली जा रही है। और इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने आज हुगली में रैली की और टीएमसी पर जमकर वार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, यह पार्टी देशभक्ति की बजाय वोट बैंक पर जोर देती है, सबका विकास की बजाय तुष्टीकरण पर बल देती है। इनकी राजनीति बंगाल में लोगों को मां दुर्गा की पूजा से रोकती है और उनके विसर्जन को भी रोकती है। लेकिन आज बड़ा सवाल यह है कि अगर कोई घोटाला नहीं हुआ है तो सीबीआई जांच पर इस तरह से तूफान क्यों खड़ा किया जा रहा है? क्या चुनाव होने तक सीबीआई हाथ पर हाथ रखकर बैठी रहे हर राज्य के अंदर? इसी पर होगी आज देश की सबसे बड़ी बहस। भतीजे की जांच, बुआ तक आंच, आज का आर पार, देश की सबसे लोकप्रिय डिबेट इसी पर। बंगाल में नया सियासी तूफान आ गया है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर तक कोयला कांड की जांच की आंच पहुंच चुकी है। भारत माता की, भारत माता की। कोयला तस्करी मामले में सीबीआई ने अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा को नोटिस दिया है। कल उनसे पूछताछ होने वाली है। इस केस में सीबीआई आज रुजिरा की बहन मेनका गंभीर से पूछताछ करने उनके घर पहुंची। नवंबर 2020 में इस केस में पहली एफआईआर दर्ज हुई। ये एफआईआर अवैध खनन और कोयले की चोरी के आरोप में दर्ज हुई थी। আর জেল টেল দেখি প্লিজ আমাদের ভয় দেখাবেন না। বন্দুকের সাথে যারা লড়াই করে এসেছি তারা আবার র্যাটের সাথে লড়াই করতে ভয় পাবো কেন? আসানসোলের মাটিতে দাঁড়িয়ে এখানকার একটা সাদা বাচ্চা 8 থেকে 80 সবাই জানে যে লালা অনুপ মাঝি তার টাকা কারা নিত, ও সেই টাকা যে তোলাবাজ ভাইপোর বাড়িতে গেছে সবাই জানে। এবং আমি তমলুকের একটা সভাতে বলেছিলাম, থাইল্যান্ডের ব্যাংককের কাশিকর যে ব্রাঞ্চ, সেখানে টাকা জমা পড়তো ভাট। BJP is left with no allies, so their only allies are CBI and ED. They're trying to use their allies to browbeat, to threaten, to pressurize. कोई गलत काम नहीं करता है वो किसी को नहीं डरता है, जो कुछ उल्टा सीधा किया होगा वो डरता है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी के गढ़ हुगली में एक जनसभा को संबोधित किया और ममता सरकार पर जमकर प्रहार किया। ये वो राजनीति है जो देशभक्ति के बजाय वोट बैंक, सबका विकास के बजाय तुष्टीकरण को बल देती है। आज यही राजनीति बंगाल में लोगों को मां दुर्गा की पूजा से रोकती है,
उनके विसर्जन से रोकती है। भाजपा उस सोनार बांग्ला के निर्माण के लिए काम करेगी, ऐसा बंगाल जो टोलाबाजी से मुक्त होगा, रोजगार और स्वरोजगार से युक्त होगा। हर घर जल पहुंचाने के लिए भारत सरकार ने, दिल्ली सरकार ने 1700 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम ये टीएमसी सरकार को दी, लेकिन इसमें से सिर्फ 609 करोड़ रुपए ही यहां की सरकार ने खर्च किया है कि टीएमसी सरकार को गरीब की, पश्चिम बंगाल की बहनों बेटियों की जरा भी परवाह नहीं है दोस्तों। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि अगर कहीं चुनाव होने वाला है तो क्या जांच एजेंसियों को वहां चुनाव होने तक जांच बंद कर देनी चाहिए? और अगर पूरा मामला पाक साफ है तो सीबीआई जांच पर इतना बवाल क्यों मचा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। भतीजे की जांच, बुआ तक आंच। सीबीआई की जांच की आंच का विश्लेषण सुनिए। पॉइंट नंबर 1, भ्रष्टाचार का मुद्दा ममता सरकार के लिए दुखती रग की तरह है, क्योंकि नारदा सारदा का मामला बड़ा पुराना है। अभिषेक बनर्जी की जांच का मतलब सीधे ममता बनर्जी तक, यानी सूबे के मुख्यमंत्री तक आंच है, क्योंकि उनके परिवार के सदस्य हैं। कई पूर्व टीएमसी नेता खुलकर अभिषेक बनर्जी पर वार कर चुके हैं। भतीजे के विरोध में कई बड़े नेता पार्टी तक छोड़ चुके हैं। आखिरी पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण है, क्या अभिषेक बनर्जी पर ममता पार्टी पर भारी पड़ रही है? यानी कुल मिलाकर जो प्यार, दुलार और ममता है अभिषेक बनर्जी पर, क्या वो पूरी पार्टी पे भारी पड़ रही है? ये बड़ा पॉइंट है। लेकिन अब मैं आपको आसान शब्दों में बताता हूं ये पूरा मामला है क्या आखिरकार। ये मामला अवैध खनन और कोयला चोरी का इसमें बड़ा आरोप है। घोटाले का पैसा टीएमसी तक पहुंचाने का आरोप है। नवंबर 2020 में पहली एफआईआर दर्ज की गई थी इस पूरे केस में। अभिषेक बनर्जी को फायदा पहुंचाने का भी इसमें आरोप लग रहा है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी। टीएमसी में ममता के बाद दूसरे बड़े नेता माने जाते हैं। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि ये तार कैसे जुड़ रहे हैं। ममता बनर्जी सीएम है, अभिषेक बनर्जी जो है वो ममता बनर्जी के असल में भतीजे हैं। और जो रुजिरा नरूला जिसको सम्मन किया गया है, जिससे पूछताछ होगी, वो है अभिषेक बनर्जी की पत्नी। मेनका गंभीर जो है वो रुजिरा नरूला की बहन है, अभिषेक बनर्जी की साली है, जिनसे 3 घंटे आज पूछताछ हुई है। यानी कुल मिलाकर ये सब कुछ बनर्जी परिवार में ही है। और इसमें कोयला चोरी कर बेचने का आरोप है, और साथ ही साथ उसका पैसा टीएमसी तक पहुंचने का आरोप है। और वो वाया अभिषेक बनर्जी गया है, रुजिरा नरूला गया है और मेनका गंभीर के पास गया है, ऐसा सूत्रों के हवाले से जानकारी जो मिल रही है। सीबीआई ने इस पे एफआईआर नवंबर 2020 में रजिस्टर करी थी। मेरे साथ बात करने के लिए संबित पात्रा हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। मेरे साथ आलोक शर्मा है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। संबित पात्रा मणिपुर के प्रभारी भी है और बंगाल में भी वो मीडिया को देख रहे हैं। मेरे साथ प्रोफेसर संगीत रागी भी इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक है और संघ के जानकार हैं। मेरे साथ जितेंद्र तिवारी हैं, टीएमसी के वरिष्ठ नेता, विधायक है, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ टीएमसी ममता बनर्जी की पार्टी को वापस देखना चाहते हैं खान साहब, तौसीफ खान, उनका स्वागत है। जितेंद्र तिवारी, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत में आप ही से करता हूं। आखिरकार जितेंद्र तिवारी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? आखिरकार ममता बनर्जी तक जांच की आंच पहुंच रही है, या फिर आपको लगता है अभिषेक बनर्जी तक अगर जांच पहुंच रही है तो मामला फंस रहा है? देखिए, जब बंगाल में चुनाव होने हैं
तो चुनाव के पहले इस तरह के हथकंडे अपनाए जाएंगे, इसका अंदेशा हम लोग को पहले से ही था जी। भारतवर्ष के हर देश में जहां जहां चुनाव हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो पार्टियां हैं वहां इस तरह का हथकंडा अपनाया जाता है। लेकिन राजनीति के चक्कर में मां बहनों तक पहुंच जाएंगे, बंगाल के मां बहनों का भी अपमान करेंगे, वहां तक सीबीआई को ये ठेल के पहुंचा देंगे, ये हम लोगों ने नहीं सोचा था। नहीं, मां बहन कैसे राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लोग करेंगे, जी आपने बड़ी बात बोली कि मां बहनों तक पहुंच जाएंगे। मां बहन कैसे, मां कौन और बहन कौन? मेनका गंभीर तो अभिषेक बनर्जी की साली है, रुजिरा नरूला की बहन है, वो बंगाल की बहन तो नहीं हो सकती। मां दुर्गा से शुरू करते हैं, नहीं तो ये मां दुर्गा करप्शन के केस में, मां दुर्गा ये करप्शन के केस में मां दुर्गा कैसे बीच में आ गई? मां दुर्गा के वक्त मां दुर्गा की बात हम कभी और करेंगे, अभी तो इस करप्शन केस की बात होगी ना। नहीं, ये तो बहाना है, ये तो बहाना है। असली निशाना है बंगाल की महिलाएं, बंगाल की मातृशक्ति इनका असली निशाना है। सीबीआई तो केवल एक बहाना है, ये जांच केवल बहाना है। जांच केवल बहाना है। संबित पात्रा, आज सुबह से 2 खबरें आई। पहली खबर, पुडुचेरी की सरकार निपट गई है। दूसरी खबर आई कि बंगाल के अंदर सीबीआई दस्तक दे रही है, अभिषेक बनर्जी के घर तक पहुंच रही है। लोकतंत्र सुबह से खतरे में आ चुका है और अब तो बंगाल की मां बहनें भी खतरे में आ चुकी हैं, जो कि तिवारी जी ने कहा। देखिए अमीश जी, 2013 से ही, जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कैंपेन कमेटी के चीफ बने और उसके बाद वो देश के प्रधानमंत्री 2014 में बन गए, तब से देश में लोकतंत्र पे खतरा आ गया है। तब से ये सारे लोग सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे क्या, रात के 12 बजे तक ही चिल्लाते रहते हैं, खतरा खतरा, लोकतंत्र में खतरा, और चिल्ला कर बोलते हैं। देखिए मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, अभी आपने रिपोर्ट में बिल्कुल सही दिखाया, मैं तो एक कदम आगे जाके आपको डेट भी बता देता हूं। 27 नवंबर 2020 को टीएमसी पार्टी के ही कुछ विधायकों ने ये सारे कागजात लाके दिए थे सीबीआई को कि देखो इसमें एक कॉन्डुइट है, कॉन्डुइट मतलब एक रास्ता है जिसके माध्यम से ये अनूप माझी, लाला माझी बोलते हैं उसको, जो कि ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड जो है उसमें इलीगल माइनिंग हो रही है, इसका पैसा कोई मिस नरूला के थाईलैंड वाले बैंक अकाउंट में जा रहा है। ये तो पूरा का पूरा वेस्ट बंगाल जानती है। आज जांच हो रही है, कोई अरेस्ट नहीं हुआ है, किसी के खिलाफ एफआईआर नहीं हुआ, एक जांच हो रही है क्योंकि कुछ तथ्य 13 जगहों पर रेड हुई, रेड होने के बाद कुछ सामने तथ्य आए, उन तथ्यों के आधार पर जांच हो रही है। 1 मिनट पूरा नहीं हुआ, आपको मैं रोक रहा हूं। सवाल ये है कि ममता बनर्जी की पार्टी कह रही है कि ये मां बहनों तक पहुंच रहे हैं सबकी, बंगाल की मातृशक्ति अब जवाब देगी। देखिए पहली, और ईडी सीबीआई आपका अलायंस पार्टनर है। हो गया और नहीं, ये मां बहन कैसे हो गया, मुझे तो आश्चर्य लग रहा है। मतलब ये मां बहन का अपमान हो गया, ये तो भगवती दुर्गा को भी ले आए थे कि दुर्गा का भी अपमान हो गया। क्यों? मतलब ये जो ममता बनर्जी की बहू हैं, मतलब भतीजे की बहू हैं, भतीजे की पत्नी है, वो मां दुर्गा हैं, मां दुर्गा का अपमान हो गया। ये किस प्रकार का मजाक बना रहे हैं आप लोग? अगर कुछ गड़बड़ करती हैं, कुछ भ्रष्टाचार करती है तो जांच नहीं होगा। सोनिया गांधी खुद बेल पे बाहर है, मतलब क्या सोनिया गांधी बेल पे बाहर है, सोनिया गांधी भ्रष्टाचार कर रही थी तो पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं का अपमान हो जाता है। राहुल गांधी देख लीजिए बेल पे बाहर है, उसका अर्थ क्या पूरे हिंदुस्तान का तथाकथित नौजवान ये सारे अपमानित हो जाते हैं? अरे आधी कांग्रेस पार्टी बेल पे बाहर है, उसका मतलब क्या देश का अपमान हो जाता है? ये क्या मजाक बना रखा है आप लोगों ने। और अमीश भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा 2 वीडियो दिखाइए। एक वीडियो अभिषेक बनर्जी अर्थात भाईपो जो है वो खुद भाषण दे रहे हैं, गाली दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हिम्मत है तो जांच करा लो, मैं फांसी चढ़ने के लिए तैयार हूं, हिम्मत है तो जांच करा लो। आज जांच हो रहा है तो परेशानी है। और एक स्टेज पे ममता बनर्जी आज से 2 हफ्ते पहले भाषण दे रही है, रंबा रंबा खंबा खंबा बाम्बा बाम्बा, मतलब उन्होंने कविता लिखा था, रंबा रंबा खंबा खंबा बाम्बा बाम्बा ए दुइटो काला कागा। ये जांच करने की हिम्मत रखते हैं तो जांच, काला कागा मतलब काला कौआ, मोदी जी को कह रही थी, जांच करने की हिम्मत है तो जांच कर लो, तो खुद ममता बनर्जी बोल रही थी। अब जांच हो रहा है तो ये बोल रहे हैं कि क्यों जांच हो रही है, ये बड़ा आश्चर्य का विषय है। ठीक है, पीएमसी के विधायक को बोलने दीजिए। जितेंद्र तिवारी जी, आप लोग तो खुद कह रहे थे कि जांच होनी चाहिए, अब जांच हो रही है तो फिर तकलीफ किस बात की है?
नहीं, बिल्कुल जांच हो, हम तो जांच फेस भी कर रहे हैं, लेकिन जांच सीबीआई करे ना। ये तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जांच भारतीय जनता पार्टी कर रही है और चुनावी हथकंडा ये अपना रही है। चुनाव में डेवलपमेंट के मुद्दे पर जब हमसे नहीं सक रहे, ये बंगाल में जो उन्नति हुआ है उस मुद्दे पर जब ये हमसे पराजित होने का डर देख रहे हैं, तब ये सीबीआई को सामने लाकर या ये प्रोपेगेंडा तैयार करके बंगाल में चुनावी बेहतरी पार करना चाहते हैं। जांच को कौन डर रहा है? जांच के तो फेस हम कर ही रहे हैं। कब किसने कहा कि हम जांच नहीं करेंगे या जांच के सम्मुखीन नहीं होंगे? जांच हो, लेकिन आज प्रधानमंत्री ने भी भ्रष्टाचार की बात करी, आज प्रधानमंत्री ने भी मातृशक्ति की बात कही, एक सब नहीं कर रहे हैं। रेड्डी ब्रदर्स के बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि मां दुर्गा को अपमानित करने से लेकर बार बार बंगाल में जब भी किसी महिलाओं को प्रताड़ित करने का मौका इन्हें मिलता है, ये छोड़ते नहीं। और सीबीआई की ये जांच है, इसका अभिमुख जिस तरह से एक मां एक बहन की तरफ किया गया, इससे लगता है कि ये बंगाल की मां बहनों का अपमान करना चाहते हैं और इसके खिलाफ बंगाल की मां बहनें तैयार हैं। तिवारी जी, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा नरूला जी और उनकी साली मेनका गंभीर ये पूरी बंगाल की मां बहनें कैसे हो सकती हैं? ठीक है, टीएमसी उनको अपना माने, वो बात अलग है, लेकिन आप पूरे बंगाल के साथ कैसे जोड़ सकते हैं? मतलब रुजिरा नरूला इज इक्वल टू बंगाल की मां है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है। वो तो कोई भी है, नहीं छोड़ते। वो तो कोई भी आरोपी होता है, वो किसी का बेटा, किसी का भाई होता ही है। ये तो किसी को बंगाल की हर महिला ही किसी की माँ, किसी की बहन, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, किसी की माँ, बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं कि क्या पूरे विश्व की हर महिला किसी की माँ है, किसी की बहन है? ये तो क्या नया डेफिनेशन लेके आया है ये? अरे अमीश जी, खाली बंगाल की नहीं, पूरे विश्व की महिलाएं किसी की मां है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है। बंगाल के बारे में आपका दृष्टिकोण अलग है। ओहो, क्या डिबेट हो रहा है लेकिन बंगाल के बारे में आपका दृष्टिकोण अलग है ना, उन्हें अपमानित करने में आपको मजा आता है। मैं अनुमति हो तो मैं बीच में नहीं बोलता हूं, अनुमति दीजिएगा तो बंगाल की महिलाओं को अपमानित करने में आपको मजा आता है ना। फिर आप बोलिएगा। ठीक है जितेंद्र जी, आपने अपनी बात को रखा। संबित 30 सेकंड का रिबटल देना आलोक जी को मैं लेके आता हूं और तौसीफ खान को लेके आता हूं। बंगाल की महिलाओं को अपमान करने में इन्हें मजा आता है। ठीक है, ओके, यू मेड योर पॉइंट जितेंद्र जी। लेट्स संबित बंगाल की महिलाओं को आज प्रधानमंत्री ने भी बात करी। अरे हो गया, 20 बार कह दिया आपने ये बात। देखिए, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है ये क्या लॉजिक है, ये क्या आर्ग्यूमेंट है। मैं तो मानता था ऐसा आर्ग्यूमेंट केवल राहुल गांधी दे सकते हैं, मगर जितेंद्र भाई इतने पढ़े लिखे और होनहार व्यक्ति होते हुए ऐसा आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि जो नरूला जी हैं ये सबकी बहन है, सबकी माँ है बंगाल में, और जो है बंगाल की महिलाएं किसी की माँ होती है, किसी की बेटी होती है। तो ये क्या उड़ीसा की महिलाएं जो माँ बेटी नहीं होती हैं? अरे इटली की भी महिलाएं माँ बेटी होती हैं, उड़ीसा की भी होती हैं, दिल्ली की भी होती है। उसका अर्थ ये नहीं है कि उनके खिलाफ जांच ना हो। ये कि नहीं, विषय पे ही बोल रहा हूँ। इनका तो पूरा आर्ग्यूमेंट इसी पे है कि माँ बेटी का जो है ये अनादर हो गया। अब मैं आता हूं, जो आज प्रधानमंत्री जी ने कहा उस पर मैं सवाल पूछ रहा हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज सिंडिकेट के बारे में, तोलाबाजी के बारे में और कट मनी के बारे में, इन 3 विषयों पे बातचीत की। मैं सवाल पूछना चाहता हूं सिंडिकेट को लेकर। 2017 के अंदर आप याद करिए, सौगतो रॉय खुद इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। जब उनका घर बन रहा था, वो सुभाष चंद्र बोस के परिवार के हैं, टीएमसी के एमपी है, उनका घर बन रहा था तो टीएमसी के लोगों ने उनसे कट मनी मांग लिया था। ये अखबारों में भी छपा था, उन्होंने कंप्लेंट भी किया था, बाद में उनको वापस किया गया कट मनी। दूसरा, डोला सेन कौन है? अभी भी मैं दर्शकों से कहूंगा, आप प्लीज यूट्यूब में डोला सेन का वीडियो निकालिए। डोला सेन कह रही है सब लोग इकट्ठा करें कट मनी, 75% पार्टी को दे दे, 25% अपने लिए खर्च कर दे तो ठीक है, मगर अगर 25% पार्टी को दोगे और 75% अपने लिए खर्चा करोगे तो ठीक नहीं है। आप बताइए, कमाल है। आलोक शर्मा, आज प्रधानमंत्री आज बंगाल में थे और प्रधानमंत्री ने वहां पर बड़ी सारी बातें करी, लेकिन आज सुबह से कांग्रेस के लिए वाकई दिन खराब रहा। पौंडीचेरी में आपकी सरकार थी, वो चली गई। क्या आपको लगता है बंगाल की लड़ाई में कांग्रेस कहीं खड़ी है? आपके नेता बंगाल में क्यों नहीं दिखाई देते? देखिए, आज के विषय पे एक बार बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो कि अभी सीबीआई की और तमाम चीज़ों की बात हो रही है, जांच होनी चाहिए और अगर कोई दोषी है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन सीबीआई का डायरेक्टर पिछले कई महीनों से नहीं है कोई भी। हमने सुना है कि हमारे दो की सरकार डिसाइड नहीं कर पा रही है कि कौन सा ईमानदार व्यक्ति ढूंढ कर लाया जाए जो बीजेपी के इशारे पर काम करे। दूसरी चीज़, बहुत सारी बातें अभी संबित जी ने की
एमपी का चुनाव आया तो कमलनाथ जी के रिलेटिव के यहाँ और उनके पीएस के यहाँ जांच हुई थी, क्या हुआ उसका? कर्नाटका में जब मध्य प्रदेश की सरकार का मैटर था तो डी शिव कुमार के यहाँ जांच हुई थी, क्या हुआ उसका? गुजरात में जब चुनाव था तो अहमद पटेल जी के रिश्तेदारों के यहाँ और करीबियों के यहाँ जांच हुई थी, सीबीआई ने जांच की थी, क्या हुआ उसका? जयपुर में जब सचिन गहलोत प्रकरण चल रहा था तो अशोक गहलोत जी के भाई, बेटा और पार्टनर तीनों पे जांच हुई थी, क्या हुआ उसका? डीडीसी चुनाव अभी जम्मू कश्मीर में हो रहे थे तो फारूक अब्दुल्ला जी को भी नोटिस गया था, वो नोटिस अभी पता नहीं पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। महाराष्ट्र चुनाव था तो प्रफुल्ल पटेल और शरद पवार जी को याद होगा, शरद पवार जी को चुनाव के बीच में ईडी ने नोटिस दिया था, उसके बाद चुनाव खत्म, सब खत्म। बिहार में सृजन घोटाला भूल गए। प्रधानमंत्री जी जहां जाते हैं वो यही बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी के बिहार के सारे भाषण 2015 के उठा लीजिए, नीतीश कुमार से ज्यादा भ्रष्ट कोई आदमी नहीं था। और वो हेमंत बिश्वा शर्मा, शुवेंदु अधिकारी और मुकुल राय की तो सीडी बाकायदा निकाली थी इन्होंने। आज वो सब निर्मा वॉशिंग पाउडर से धुल के सब साफ हो गए हैं। तो आप अभिषेक बनर्जी को आपने 2 मिनट बोला, तो आप कह रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी को आप डिफेंड कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि सीबीआई गलत है? नहीं कर रहा हूं, मैं केवल ये कह रहा हूं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। लेकिन मुझे तो इस बात का उत्तर चाहिए कि सीबीआई के दफ्तर को रात को दिल्ली पुलिस 2 बजे जाकर घेरती है, वो क्या है? उसका जवाब कौन नरसिम्हा राव देंगे क्या? आज के विषय पर आते हैं सरकार है। एक मिनट, हमने बड़ी चर्चा कर ली, आज के विषय पर आते हैं। मेरा सवाल है कि बंगाल में आपके नेता क्यों नहीं जा रहे? अमीश जी, एक मिनट। हाँ बिल्कुल, आप 40 सेकंड और लीजिए। बंगाल में आपके नेता कब जा रहे हैं? कि या फिर अभी आपकी पुडुचेरी में सरकार गई है तो अभी आप उसका कब मना रहे हैं? उसका पूरा देखिए, पुडुचेरी में सरकार क्यों गई है वो भी पता है। कुछ दिन रुक जाइए और तथ्य सामने आ जाएंगे। पिछले चैनल पे मैंने अभी सारे तथ्य रखे हैं, आप कहें तो पुडुचेरी के पहले तथ्य रख देता हूं। कैसे 3 लोगों को किरण बेदी ने नॉमिनेट किया और किरण बेदी को क्यों हटाया गया, और मोदी जी के कौन नजदीकी थे जिन्होंने पैसे की ऑफर की। चाहे तो मैं आपको न्यूज़ 18 पे सबके नाम बता सकता हूं, लेकिन दुर्भाग्य ये है, एक मिनट, मैं ऑथेंटिकेट करूंगा। मोदी जी के करीबी थे जिन्होंने पैसे दिए तो ऑथेंटिकेट करिएगा, देश के प्रधानमंत्री हैं, बाकी आपकी जिम्मेदारी है। मैंने कहा पैसों की ऑफर दी, मैं अपनी बात पे कायम हूं। दूसरी बात, मैंने इतने एग्जाम्पल दिए कि जहां जहां जिस स्टेट में चुनाव होता है, अब बंगाल में चुनाव है, ममता बनर्जी जी के हस्बैंड होते तो उम्मीद है कि उनके यहाँ रेड डलती। अब वो हस्बैंड नहीं है उनके, तो भतीजा है, और भतीजा और जो परिवार है उस पर होगा। आपको याद होगा हरियाणा चुनाव से पहले हुड्डा जी के यहाँ भी सीबीआई वाले पहुंचे थे। आपको सारी सीबीआई की केस फाइल याद है? मेरा सवाल का जवाब तो दीजिए। बंगाल में आपके नेता क्यों नहीं जा रहे? क्या बंगाल में आपके नेता नहीं जाना चाहते? मुझे लगता है अमीश देवगन जी से परमिशन अभी नहीं मिली होगी। हम जा रहे हैं, अपना ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, वक्त आने पे सब जाएंगे। माननीय राहुल गांधी, मैं वैसे कह रहा हूं ना, अरे सब आपको केवल बीजेपी दिखाई दे रही है अभी मीडिया को, बाकी लोग अपना साइलेंटली काम कर रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है ममता बनर्जी की दिखाई दे रही है, ममता बनर्जी की भी रैली हो रही है, लेकिन राहुल जी, प्रियंका जी की रैली मुझे नहीं दिखाई दी, तो मैंने सवाल पूछा। अमीश जी सबकी हो रही है। अमीश जी आप बताइए किस तारीख को सबकी हो रही है। राहुल जी आज केरल और तमिलनाडु में, किस तारीख को बंगाल में थे बताइए। शेड्यूल आएगा। प्रियंका जी किस तारीख को बंगाल में थी, जरूर बताइए। न्यूज़ 18 बताइए ना, आपने बोला सबकी रैलियां हो रही हैं, बताइए, जानकारी दीजिए। अमीश जी, अरे सुनिए ना भाई, अमीश जी मैं तो आप ही को बोलने दे रहा हूं, पिछले 4 मिनट से आप ही बोल रहे हैं सर। केरल और तमिलनाडु के दौरे पर हैं। बंगाल का दौरा होगा, न्यूज़ 18 के माध्यम से सबको बताया जाएगा। ठीक है। अब मैं आपको सीबीआई का खाका बता दूं, नहीं है, 0 कन्विक्शन है 7 साल में। नहीं, ये आप मान सकते हैं, 0 कन्विक्शन है। सीबीआई ने अगर किसी को एक को जेल में डाला हो तो संबित पात्रा जी बता के जाइएगा। ठीक है। अब आपका हुआ, कितनी चार्जशीट सीबीआई ने फाइल की हैं कांग्रेस के लीडर्स के खिलाफ, वो बता के जाइएगा। बिल्कुल, संबित पात्रा एक बात का जवाब देंगे। 5 मिनट हो गए आपको बोलते हुए। एक्ट कहा जाता है, 6000 में से सीबीआई का कन्विक्शन रेट 0 है। सीबीआई हर चुनाव से पहले कार्रवाई करती है और यह भी उसी का हिस्सा है। लेकिन आलोक शर्मा अभिषेक बनर्जी को डिफेंड नहीं कर रहे हैं, ये उन्होंने बोला जब मैंने उनसे पूछा। जवाब संबित पात्रा आपका। और पुडुचेरी में सरकार आपने देखिए, एक तो बहुत अजीब बात आज एक बहुत अजीब बात कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा। उन्होंने कहा ममता बनर्जी के हस्बैंड होते तो हस्बैंड के ऊपर रेड पड़ जाता। आप बताइए किस प्रकार की बात है ये? देखिए, हस्बैंड होते तो मैं तो उसी प्रकार कहूंगा कि अगर कांग्रेस पार्टी का लीडर होता तो वो जाता रैली करने के लिए बंगाल में। लीडर नहीं है तो रैली हो नहीं रही है, ये उत्तर है।
मैं तो संबित जी मैं तो सीधा इतनी सीधा जोर से बताइए शांति से सुन कि रहा जो था। इतने मैं तो बीच एग्जांपल में लिए उनकी जांच कहां तक पहुंची है? ये सारे नहीं, आप कांग्रेस बताइए प्रवक्ता ना। बीच में क्यों आलोक जी, चिल्लाते आपने हैं? 5 मिनट बोला। माननीय राहुल गांधी जी के अमीश ऊपर भाई, केवल तंज कसने का अमीश भाई, ये तंज सारे कसने का काम कांग्रेस मत के कीजिए। प्रवक्ता आप ऐसे सरकार क्यों हो में आपको जाते हैं? उत्तर देना होगा। इनका तबीयत क्यों खराब हो गया है? ये तो मुझे कर्नाटक समझ में में नहीं आता। डी शिव दया कुमार के यहाँ आती है पर रेड इनके हुई, ऊपर। इसका क्या हुआ? अरे कहाँ बैठ तक जाओ जांच ना पहुंची मेरे है? भाई, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। आप शांति से बैठो, शांति से पूरा बैठो। देश अमीश भाई, जो है शांति वो से बैठाओ, पूरे देश को शांति आपने से बैठाओ। दयनीय इनको स्थिति में पहुंचा दिया है। ये कांग्रेस के प्रवक्ताओं का क्या हाल हो गया? कुछ लेते क्यों नहीं? पहुंचा दिया कुछ लेते क्यों नहीं? ये इनका सर भारी रहता है, इनके गले में हमेशा खराश होती रहती है, ये हमेशा चिल्लाते रहते हैं। कोई खिसियानी बिल्ली तो कोई खिसियानी बिल्ला बना रहता है। कुछ लेते क्यों नहीं? कुछ लेते क्यों नहीं मेरे भाई? कुछ लेते क्यों नहीं मेरे भाई? इतना सीरियस इशू है, आपने सीबीआई को कठपुतली बना रखा है। सीरियस इशू है, तरह से ये नॉन स्टॉप चिल्लाते रहते हो, ये सीरियस इशू है। देश की जनता देख रही है। इनको जरा शांति कराओ। आलोक जी, आलोक जी, आपकी बात से बैठाओ इनको जरा। आपने सवाल पूछा ना, आपने पूछा कि सीबीआई से बैठाओ, हर चुनाव से पहले कैसे एक्टिव हो जाती है, तो जवाब सुनिए। ओके, संबित बोलिए। देखिए अमीश भाई, इस देश में चुनाव से पहले नहीं, ये तो 27 नवंबर को एफआईआर था। 27 नवंबर को डिबेट ही नहीं हुआ इस विषय पे, क्योंकि उस समय चुनाव देर था। उससे पहले भी रेड पड़ चुके थे, 13 रेड पड़ चुके थे, उस समय डिबेट नहीं हुआ। उस समय डिबेट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि चुनाव सर पे नहीं था। जब चुनाव आते हैं तो डिबेट होते हैं। और अगर इस हिसाब से हम चले तो सीबीआई, ईडी, पुलिस, किसी को कोई कार्यवाही नहीं करनी चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक भी नहीं होना चाहिए, एयर स्ट्राइक भी नहीं होना चाहिए क्योंकि चुनाव है। राम मंदिर पे भी सुनवाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि चुनाव है। तो सारा काम ये कोर्ट, जज, सीबीआई, ईडी सब लोग अपनी अपनी संस्थाओं को बंद कर दे क्योंकि देश में चुनाव है। नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने कहा कन्विक्शन में बहुत टाइम लगता है। बिल्कुल, लालू प्रसाद यादव को भी 21 वर्ष लग गए कन्विक्टेड होने के लिए और जेल जाने के लिए। उसका अर्थ है कि भारतीय जनता पार्टी या जो भारत की जो संस्थाएं हैं वो अपने तरीके से काम करती है। बीजेपी कोई वेंजेंस की पॉलिटिक्स, कोई बदले की राजनीति की पॉलिटिक्स नहीं करती है। कानून और जजों पे विश्वास करिए, उनको गाली मत निकालिए। तीसरी बात है, किसी के नाम पे एफआईआर नहीं हुआ है। मतलब जिसके ऊपर ये रेड हुई है, ये अभी उनको बुलाया गया है, उन पे एफआईआर नहीं हुआ है। आप पूरा स्टेटमेंट देख के आइए। बाकी मैं तो कह रहा हूं कि मैं क्यों माथा मार रहा हूं कांग्रेसियों के ऊपर। ये तो ना 3 में है ना 13 में है कांग्रेस पार्टी बंगाल के अंदर। मैं तो सवाल पूछ रहा हूं, ये तो कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर बंगाल का चुनाव लड़ रहे हैं और केरल में कम्युनिस्ट पार्टी को गाली दे रहे हैं। तो पहले ये डिसाइड करे कम्युनिस्ट साथ में है या आगे में। इंपॉर्टेंट बाद में हमसे पूछेंगे। मैं फिर आलोक जी को मैं 40 सेकंड सुन लूं, फिर मैं उसके बाद संगीत रागी और तौसीफ खान का रुकूंगा। आलोक जी, कांग्रेस पार्टी बंगाल के चुनाव में क्यों नहीं दिख रही? और एक कहीं ना कहीं बड़ा कंफ्यूजन है कि आप लेफ्ट के साथ हैं और आप लेफ्ट से लड़ते भी हैं। क्या आपको लगता है कि आपको कोई काउंट नहीं कर रहा बंगाल के इलेक्शन में और इसलिए आपने हथियार डाले हुए हैं वहां पर? इवन ममता बनर्जी से ऐसा नहीं है। आप देखिएगा चुनाव के नतीजे, नहीं देखिए चुनाव के नतीजे आएंगे, आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ममता बनर्जी जी भी जिस दिन बनी थी उस दिन कांग्रेस के सहयोग से ही बनी थी। 42 एमएलए थे हमारे, लेकिन जिस तरह का उनका व्यवहार था हम उनसे अलग हो गए। हमने लेफ्ट के साथ जाना उचित समझा, हम लेफ्ट के साथ गए। लेकिन बात यह है आज कि बीजेपी वहां या तो हिंदू मुस्लिम करती है या ईडी सीबीआई का यूज करती है। भाई बीजेपी के प्रवक्ता बताएं, वेस्ट बंगाल के लिए 7 वर्षों में हमने ये किया है, ठीक है, हमें इसलिए बंगाल की जनता वोट दे। आपने कहा था बांग्लादेशियों को हम वापस भेजेंगे, बीजेपी के प्रवक्ता लिस्ट लेकर बैठे, कितने रोहिंग्या वापस भेज दिया आपने। ठीक है प्रोफेसर रागी, जो जम्मू में, दिल्ली में जहां आपकी सरकारें हैं, वहां पर रोहिंग्या बैठे हैं, उनको कितना को भेजा आपने? ठीक है प्रोफेसर रागी, बांग्ला की प्रधानमंत्री मोदी ने बात करी, दूसरी तरफ सीबीआई, ईडी है। टीएमसी प्रवक्ता शायद सो गए हैं, जगा दीजिए जरा उनको। बोलिए संगीत रागी, प्रोफेसर रागी बोलिए आप। देखिए, सबसे पहले अमीश जी मैं ये कहना चाहूँगा कि जब कांग्रेस पार्टी ने केंद्र में सत्ता छोड़ी थी तब सीबीआई का कन्विक्शन रेट जो था वो 69% के आसपास था। थोड़ा उसमें डिक्लाइन हुआ, लेकिन आज 2019 तक का डेटा मेरे पास है जिसमें सीबीआई का जो कन्विक्शन रेट था वो करीब 70%, 69.92% के आसपास था। तो जिस दरमियान ये कहा जाता है कि सीबीआई का कन्विक्शन रेट खराब हो गया है, ये डेटा ऐसा शो नहीं करता है। क्या बात कर रहे हैं? दूसरी बात, इसमें भी कोई सर कौन सा डाटा कहां से ले आए आप? सर आलोक जी वो पहली बार बोल रहे हैं कार्यक्रम में, उनको 1 मिनट दीजिए ना। 70% कन्विक्शन रेट है, गजब है भाई, कहां से आंकड़े झूठे लेके आ गए?
कन्विक्शन रेट समझते हैं आप क्या सर? होता है? मैं रेगुलर केसेस की मैं बात कर रहा हूं सर, मैं रेगुलर केसेस की मैं बात कर रहा हूं। कन्विक्शन केस सीबीआई का आई थिंक छोड़िए साहब, 1000 से ज्यादा प्रिलिमिनरी इंक्वायरी पड़ी हुई है, 5000 से ज्यादा नॉर्मल केसेस पड़े हुए हैं। कौन से रेगुलर केस हैं, कौन से केस की लाएं? 70% सीबीआई वाले भी हंस रहे होंगे। खैर बोलिए, आप बोलिए। मैं अपनी बात कह लूं, मैं अपनी बात कह लेता हूं। देखिए, कांग्रेस पार्टी का जहां तक सवाल है बंगाल की राजनीति में ये दहाई के आंकड़े तक का भी इनके पास प्रतिशत नहीं है वोटों का। यदि कांग्रेस पार्टी वामपंथी दलों के साथ भी यदि चुनाव लड़ती है तब भी दहाई का आंकड़ा संभवतः ये पार नहीं कर पाए हैं। इसलिए पश्चिम बंगाल की राजनीति में आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी कहीं है ही नहीं। हम वो नहीं फ्रेज यूज करेंगे कि न 3 में न 13 में, लेकिन आप जरा अंदाजा ये लगाइए कि जिस पश्चिम बंगाल में सेनबारी को हम सब जानते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता को मार करके उसकी मां को उसके बच्चों का खून पिलाने वाले सीपीएम के साथ यदि कांग्रेस पार्टी यदि चुनाव लड़ने के लिए तैयार होती है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी किस हद तक नीचे जा चुकी है। एक बात और कहना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल ये जो बार बार ये चला आता है कि हिंदू मुस्लिम, अरे साहब, आप आईएमडीटी एक्ट जब पास किए थे और जब मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की थी आपको मालूम है? तो ये बांग्लादेशियों को हटाने के लिए नहीं, भगाने के लिए नहीं, बांग्लादेशियों को बसाने के लिए ये आईएमडीटी एक्ट लाया गया था। तो और आप ही के एक नेता थे आसाम का जो कहते थे, बस 10 सेकंड, आप ही के एक नेता आसाम का कहते थे कि हमारी पार्टी अली और कुली के सहारे सत्ता चलाती है। तो आप समझ सकते हैं कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में और आसाम की राजनीति में मुस्लिम फैक्टर को किसने पैटर्नाइज किया। यदि उसके खिलाफ कोई आवाज बोल दी जाती है तो आप उसके कम्युनलिज्म के परिप्रेक्ष्य में आप देखना शुरू कर देते हैं। तौसीफ खान, सबसे पहले बंगाल में कांग्रेस की हैसियत क्या है? दूसरा पॉइंट, प्रधानमंत्री ने बोला तुष्टीकरण की राजनीति करती है ममता बनर्जी। तुष्टीकरण की राजनीति का जवाब है भारतीय जनता पार्टी। नहीं, देखिए, ये तो चुनावी जुमला है, ये तो कोई इसमें नया बात नहीं है। ये कोई नया बात प्रधानमंत्री जी ने आज नहीं कह दिया। ये आपके टीवी चैनल में भी बैठकर मुसलसल पिछले 4 साल से यही कहा जा रहा है। तो इससे ज्यादा परेशान होने का बात नहीं है। परेशानी देखिए कब होना चाहिए, जबकि गृह मंत्री ने 2 दिन पहले जब वो बंगाल में आए थे तो उन्होंने क्या भाषण दिया कि मोदी जी ने बंगाल को 3,59,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए, और इसके जवाब में जो बंगाल के जो फाइनेंस मिनिस्टर है अमित मित्रा, उन्होंने इसको नकारते हुए कहा कि ये झूठ बात है। बंगाल में जो सेंट्रल स्कीम के लिए जो एलोकेशन हुए हैं वो 1,13,617 करोड़ रुपए है। तो पहले तो गृह मंत्री इस बात का जवाब दें जो बंगाल के फाइनेंस मिनिस्टर ने चैलेंज किया है उन्हें, क्या ये आप मेरे साथ डिबेट कीजिए कि ये आंकड़ा आप कहां से लेकर के आते हैं। क्योंकि जब देश का गृह मंत्री ऐसी बातें कहता है तो वो लोगों के कान तक पहुंचता है, उसको मीडिया कवरेज मिलता है और वो जो है मिस इन्फॉर्मेशन लोगों में चला जाता है। तो इलेक्शन है, चुनाव है, तो कम से कम इस बात का तो ख्याल रखना चाहिए कि जब एटलीस्ट गृह मंत्री को अगर कोई आंकड़ा दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, मीडिया सेल की तरफ से, तो उसको जांच पड़ताल कर ले। ऐसे करके अपने गृह मंत्री को वो एम्बैरेस कर देते हैं। अच्छा, ये अभिषेक बनर्जी की धर्मपत्नी से तो पूछताछ हो रही है या फिर उनकी साली से तो पूछताछ हो रही है, इसमें कौन एम्बैरेस हो रहा है? नहीं, इसमें देखिए बंगाल के कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी द्वारा फाइल किए गए डेफेमेशन केस के जवाब में बंगाल के कोर्ट ने एक नोटिस इशू कर दिया यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी को। 22 तारीख कोर्ट में हाजिर करने का नोटिस दे दिया। तो 22 तारीख को हाजिर होने का उनको नोटिस हुआ तो उन्होंने ठीक 1 दिन पहले अपना जवाब दे दिया, अभिषेक बनर्जी के घर में सीबीआई का नोटिस भेज दिया। तो ये क्या चल रहा है कि भाई तो आपको सीबीआई का इस्तेमाल करना है, आप बैठे रहें, ये मामला। तो ये बाकी नेता जो बाकी नेता शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय जो टीएमसी छोड़ के बीजेपी में आ रहे हैं, वो सब कह रहे हैं कि ये इस अभिषेक भतीजे से ममता के चक्कर में पूरी पार्टी का सत्यानाश हो गया है। कह रहे हैं कि नहीं कह रहे?
नहीं, अब लोगों का अपना अपना देखिए एम्बिशन होता है, उनको एम्बिशन क्या होता है? ये जितेंद्र तिवारी नंबर 2 नेता क्यों नहीं हो सकते? अभिषेक बनर्जी को नंबर 2 नेता क्यों बनना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा तो ऐसा ही है, तो ऐसा ही तो है। ममता बनर्जी ने आपके बात का जवाब दिया है ऑलरेडी कि अगर युवा में क्या हमें कोई भी पार्टी के लिए उसे अपना युवा पीढ़ी तो तैयार युवा में पूरे बंगाल के अंदर अभिषेक बनर्जी दिखा, अपना भतीजा। जिसको अपॉर्चुनिटी मिला है वो, अगर वो कार्य करेंगे तो वो रहेंगे, उनको अपॉर्चुनिटी मिला है। दिलीप घोष बीजेपी बंगाल यूनिट चीफ मेरे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। आप तमाम मेहमान मेरे साथ बने रहिए। दादा कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक हूं अभी तक। जी दिलीप बाबू, आपसे पहला सवाल मेरा यह है कि आपके दुर्गा वाले बयान ने टीएमसी को एक मौका दे दिया है और टीएमसी कह रही है कि दिलीप बाबू ने ये जो बोला इसके लिए बीजेपी को इस चुनाव में भुगतना पड़ेगा, चाहे कुछ हो जाए। क्या आपको लगता है कि आपसे गलती हो गई थी दिलीप बाबू? नहीं, मैंने सारे आम कैमरे के सामने बोला, आज भी मैं बोल रहा हूं। उनको हिंदी समझ में नहीं आता है। आपने दीदी का हिंदी सुने होंगे, हिंदी की कितनी उनकी जानकारी है। मैंने बोला था राजनीति में दुर्गा का कहाँ है, कहाँ से आ जाती हैं। राम को हम राजा मानते हैं और सब जानते हैं, उनका इतिहास है। महात्मा गांधी जी ने राम राज्य का संकल्पना हमको दिया है, उसी आधार पर हम चल रहे हैं बनाने के लिए। लेकिन दुर्गा एक देवी है, उनका आराधना हम करते हैं, माँ बोलते हैं हम उसको। भगवान राम ने भी उनकी आराधना की। पर माँ दुर्गा को आदि शक्ति भी है दिलीप बाबू, क्या माँ मतलब दुर्गा आदि शक्ति नहीं है? तो इसको लेकर राजनीति करना है क्या? और कुछ नहीं है, बचा नहीं कुछ राजनीति करने के लिए। आप राम की बात करते हैं, वो माँ दुर्गा की बात करते हैं। कभी विद्यासागर का फोटो लेके चलते हैं। आप जय श्री राम का नारा भी तो आप लगवाते हैं। राम के सामने दुर्गा कैसे आ सकती है? तो वो उनका पलट के सवाल होता है कि आप लोग जय श्री राम की बात करते हैं, आपके पास गवर्नेंस का और कोई इशू नहीं है। नहीं, वो तो रोज नया नया इशू लाते हैं। कभी माँ काली बोलते हैं, जय बांग्ला बोलते हैं, अभी माँ दुर्गा आ गया है। लोग उसको स्वीकार नहीं करते हैं क्योंकि लोगों के साथ जुड़ा हुआ मामला नहीं है, राजनीति का जुड़ा हुआ मामला नहीं है। बंगाल के लोग बहुत सजग हैं, यहाँ की राजनीति को लोग समझ करके राजनीति करते हैं। वोटर लोग बंगाल की अस्मिता के साथ जो जुड़े हुए वोटर्स हैं, वो माँ दुर्गा का अपमान भी सहन नहीं करेंगे। नहीं, जिन्होंने माँ दुर्गा का पूजा का मूर्ति विसर्जन में बाधा देते हैं, हाईकोर्ट जाना पड़ता है अनुमति लेने के लिए। जिन्होंने 50 साल से चले आ रहा है स्कूल की सरस्वती पूजा बंद कर देते हैं, इस बार भी 10-20 स्कूलों में पूजा नहीं हो पाई है। एक तो तालिबान राज हो गया या तो टीएमसी राज हो गया है, तो लोग उनको माफ कर देंगे। वो आप दिलीप घोष जो बोलता है सारे आम खुला बोलता है, हमारे बारे में जानते हैं। तालिबान और टीएमसी राज, वो कह रही है कि ईडी और सीबीआई का राज हो गया है। बंगाल का चुनाव जीतने के लिए आप सीबीआई को ले आए हैं, टीएमसी को डराने की कोशिश है। जो अभिषेक बनर्जी की पत्नी से सब पूछताछ की बात है। नहीं, अभी सीबीआई है क्या? सुनिए, जब से नारदा शारदा आया है और लोगों ने, हम भी गए थे सुप्रीम कोर्ट में कि इसका छानबीन हो, सीबीआई हो, तो कोर्ट ने सीबीआई को और इंक्वायरी की अनुमति दी है। ये तो कोई नया घोटाला खोल लिया आपने, कोल वाला। उनके कई नेता तो जेल होकर आए हैं। को नया मामला खोला, कोल वाला। नहीं, कोल का घोटाला नया चोरी का कोल भी है, गाय तस्करी भी है, बालू तस्करी है। बंगाल की राजनीति को जो भ्रष्टाचार से लिप्त कर दिया इस सरकार ने, हर सरकारी अफसर को मजबूर कर दिया, हर पुलिस अफसर को मजबूर कर दिया उगाई करने के लिए, हर नेता को कटमानी से जोड़ दिया है। बंगाल की राजनीति को कभी इतना भ्रष्टाचारी नहीं हुआ था, ना बंगाल के लोग इतने कभी गैरकानूनी काम करते थे। ये पार्टी और इनके नेता सब गैरकानूनी काम में लिप्त हैं। लेकिन दीदी कह रही हैं, लोग चाह रहे थे कि इसका विचार हो। लेकिन ममता बनर्जी कह रही है कि वो बंदूक वालों के खिलाफ लड़ाई लड़ चुकी हैं, इसलिए उन्हें चूहों से डर नहीं लगता। नहीं, बंदूक वालों से क्या लड़ी? बंदूक तो उन्हीं के लोग चला रहे थे। नंदीग्राम में कौन बंदूक चलाया? पुलिस के खिलाफ सब माओवादी को उन्होंने लेकर आया था। अभी छत्रधर महतो, जिनको उन्होंने सेक्रेटरी बनाया स्टेट का, वो माओवादी, उनका राष्ट्र विरोधी कानून में 8 साल जेल में रखा उन्होंने। अभी जरूरत पड़ी एक बार डराने के लोगों को, फिर उनको जेल से रिहा करके ले आए। उनके मोटरसाइकिल के पीछे जंगल महल में घूम घूम कर उन्होंने पार्टी खड़ा की और फिर चुनाव जीतने के बाद उनको जेल में डाल दिया। फिर चुनाव जीतना तो जेल से निकाल लिया। ये राजनीति लोगों ने देख चुके हैं, इसलिए बंगाल के लोगों को बुद्धू बनाना इतना आसान नहीं है। हाँ, मजबूरी थी लोगों की, कोई विकल्प नहीं था। आज भारतीय जनता पार्टी विकल्प के रूप में खड़ा हो गया है
और 40% से ऊपर वोट मिला है। लोगों ने हमको आशीर्वाद किया, 18 सीट हमने जीता है। उसमें ममता बनर्जी की 12 सीट जो हारी है एमपी की, वो हमारे पास है। और इसीलिए भाजपा तैयार है बंगाल का जिम्मेदारी लेने के लिए, सोनार बांग्ला बनाने के लिए। दिलीप बाबू, अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि ये लड़ाई बाहरी लोगों के खिलाफ है, इसलिए बंगाल की जनता टीएमसी के साथ खड़ी होगी। और वो बार बार इसको महिला अस्मिता के साथ जोड़ रहे हैं, कह रहे एक बेचारी महिला के खिलाफ पूरी सरकार, पूरा शासन लग गया है देश का। ये बाहरी और भीतरी की बात कहां से आ गई? उनकी खुद की पत्नी बाहरी नहीं है कि पंजाब की नहीं है? उनका पासपोर्ट है थाईलैंड का। ये गृह दफ्तर ने अभी निकाला है, लोग बोलते थे। उनके जो सलाहकार है प्रशांत किशोर जी, वो बिहार से आए हैं। और प्रधानमंत्री गृह मंत्री बाहरी हो जाते हैं, ये कौन सा लॉजिक है? बंगाल के लोग हंसते हैं इस पर कि इतनी दयनीय स्थिति इनकी। काल तो ढिंडोरा पीटते थे कि हमने इतना विकास किया, उतना विकास किया है। आज क्यों महिला को सामने ले आते हैं? माँ दुर्गा को क्यों सामने ले आते हैं? ममता बनर्जी आप बोलते हैं वो कहते हैं कि हम क्या करें, जय श्री राम का जवाब है मां दुर्गा। वो कहते हैं ईडी सीबीआई की आप बात करेंगे तो हम विक्टिम कार्ड खेलेंगे। राजनीति में तो होता है दिलीप बाबू, साम दाम दंड भेद, हर चुनाव से पहले ये सब कुछ होता है ना। वो भी खेले ना, कौन मना कर रहा है? वो तो हमारे आपको लग रहा है कि ये इतनी आसान राह नहीं है। और कौन कौन केस नहीं उसमें? नहीं, राह तो जानते हैं हम, राह बहुत कठिन है, लेकिन हम जीतेंगे क्योंकि राह कठिन है लेकिन हम जीतेंगे इलेक्शन में। और फाइनल बाकी है, वो भी धमाके से जीतेंगे, धमाके से जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। और लोग जिताने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस और लेफ्ट को आप कैसे आंकते हैं? आप स्टेट प्रेसिडेंट है बीजेपी के, कांग्रेस और लेफ्ट को आप कैसे आंकते हैं? देखिए, उन बेचारे तो अस्तित्व का लड़ाई लड़ रहे हैं। एक का 6% वोट मिला, एक का 7% लोकसभा चुनाव में। लोगों ने उनका आईना दिखा दिया, क्योंकि उनको 30 साल और 34 साल लोगों ने मौका दिया है। बंगाल को कहां से कहां ले आए उन लोगों ने। आज बंगाल छोड़ करके नौजवान लोगों को पढ़ने के लिए और बेंगलुरु जाना पड़ता है, हैदराबाद जाना पड़ता है नौकरी चाकरी के लिए, या तो हरियाणा, या तो गुजरात, या तो महाराष्ट्र, या तो कर्नाटक, मध्य प्रदेश जाना पड़ता है। और दवाई के लिए लोगों को बेलोर, चेन्नई, मुंबई जाना पड़ता है। ये बंगाल की स्थिति है। इनको वोट नहीं मिलती है बंगाल से, इसीलिए ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को ले आते हैं यहाँ। वहाँ से कलाकार को ले आते हैं चुनाव प्रचार के लिए, यहाँ वहाँ से खिलाड़ी को ले आते हैं दुर्गा पूजा उद्घाटन के लिए। और क्या बाकी है? अभी जो स्लोगन चल रहा है ना, खेला होबे और जय बांग्ला, ये भी बांग्लादेश का स्लोगन है, ये भी ले आए। ये कहाँ से उधार लाएंगे? इसको बांग्लादेश बनाने का चक्कर में है, इसलिए बंगाल के लोग डरे हुए हैं। बड़ा बयान है आपका ये कि आप कह रहे हैं कि ये बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, असल में बंगाल को सम्मान के साथ जीना चाहते हैं, इसीलिए परिवर्तन चाहिए। जी, इसीलिए परिवर्तन की बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप बाबू हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस आज खास दिन पे प्रधानमंत्री का आज दौरा था, प्रधानमंत्री ने बहुत कुछ बोला। 1500 रैली बीजेपी करेगी, भारतीय जनता पार्टी का मेगा प्लान है। मैं सीधा रुख करता हूं जितेंद्र तिवारी का, जितेंद्र तिवारी और तौसीफ खान। मैं 40-40 सेकंड आपके पास आता हूं, पहले तौसीफ आपके पास आता हूं। आपने दिलीप बाबू को सुना, उन्होंने बोला कि बंगाल को बांग्लादेश हम नहीं बनने देंगे, और कहा मैंने मां दुर्गा का अपमान नहीं किया। मां दुर्गा शक्ति है और हम उस पर विश्वास करते हैं। बोलिए। देखिए, उन्होंने जो अपमान किया है स्टेज में बैठ करके किया है, और बंगाल की जनता तक वो सारा मैसेज पहुंच चुका है। अब वो अपना डैमेज कंट्रोल के लिए जो कहना वो कह सकते हैं। और रही जहां तक बात बांग्लादेश तो बनने वाला है नहीं, लेकिन ये बीजेपी को बंगाल को गुजरात बनाने नहीं दिया जाएगा। बंगाल जो है वो बंगाल ही रहेगा। ठीक है, ये फैसला ले लिया। ओके, संबित पात्रा, बंगाल को गुजरात नहीं बनने देंगे। नहीं, कौन बना रहा है बंगाल को गुजरात? कौन बना रहा है? क्या प्रधानमंत्री अगर गुजरात के हैं तो वो बंगाल नहीं जा सकते हैं? क्या गृह मंत्री अगर गुजरात के हैं तो वो जा नहीं सकते? अगर हमारे पार्टी के अध्यक्ष हिमाचल के हैं और वैसी उनकी धर्मपत्नी खुद बंगाल की है, तो वो बंगाल नहीं जा सकते हैं? ये किस प्रकार की बात है? क्या बंगाल कोई स्वतंत्र रिपब्लिक है क्या? अभी दिलीप घोष ने एक महत्वपूर्ण बात कही। देखिए, मैं तो सभी महिला का सम्मान करता हूं, और बिल्कुल कौन पत्नी है, किससे आपकी शादी होगी, ये तो अच्छी बात है, आप प्यार करके जरूर करिए। खुद भाईपो जो हैं अभिषेक जी, उनकी शादी तो पंजाब में हुई है, तो क्या बंगाल पंजाब बन गया? तो क्या बंगाल परिवर्तित हो गया? आप बताइए। प्रशांत किशोर को आप लेकर आए बंगाल में, तो क्या बंगाल बिहार बन गया? क्या बंगाल परिवर्तित हो गया? ये किस प्रकार की बातें हैं? ये बातें तभी होती हैं जब आपने कोई परफॉर्मेंस नहीं किया होता है और आप एक नॉन परफॉर्मर होते हैं, तो इस प्रकार। और बार बार अमित शाह जी ने कहा है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा बंगाल का? कोई बाहर का आदमी बन जाएगा क्या? जो बंगाल में जन्मा है, बंगाल में पढ़ा है, बंगाल का कोई बंगाली। आपके पास भी अभी चेहरा तो कोई नहीं है, क्योंकि वहां पर भी बीजेपी में भी बड़ी जबरदस्त गुटबाजी है।
आप भी जानते हैं कि चेहरा दे देंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। कोई गुटबाजी नहीं है, कोई गुटबाजी नहीं है। ये हर कोई कान खोल के सुन ले, हम जीतने वाले हैं, 200 से अधिक सीट लेके जीतने वाले हैं और ये स्ट्रेटेजी का। अमीश देवगन को सुनाने से कुछ नहीं होगा, अपने नेताओं को बोलिए, बंगाल जाते रहते हैं आप। नहीं, मैं तो पूरे हिंदुस्तान को सुना रहा हूँ। ये जो 41% वोट शेयर हिंदुस्तान के अंदर बंगाल में मिला, ठीक है। बंगाल में जो लोकसभा के चुनाव में मिला, ये ऐसे ही नहीं मिल गया है, मिलकर काम हुआ है और वहां जनता ने सपोर्ट किया है, तभी मिला। जितेंद्र तिवारी, मैं आ रहा हूं आपके पास। प्रोफेसर रागी, आ रहा हूं आपके पास। जितेंद्र तिवारी, देखिए, मैं केवल इतना कहूंगा कि ये पर्यटक के रूप में ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेता दिल्ली बंबई से आ रहे हैं, ये तृणमूल कांग्रेस वाले बंगालियों का तो अपमान करते ही हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का जो बंगाल नेतृत्व है, इसको भी क्यों फटकार लगाते हैं? उनके ऊपर भी विश्वास क्यों नहीं करते? उनको अपने पैरों पर क्यों खड़ा नहीं होने देते? हमारी आपत्ति यहां है, कम से कम हमारे ऊपर विश्वास ना हो, अपने लोगों के ऊपर तो विश्वास करें, अपने लोगों को तो काम करें। यही हमारी आपत्ति है, क्योंकि ये बंगाल को पसंद नहीं करते, बंगालियों को पसंद नहीं करते। भले ही वो बंगाली नेता बीजेपी का ही क्यों ना हो, उसको भी अपने पैरों पर खड़ा होने का अवसर ये नहीं देंगे। ये बाहर से आकर उसके ऊपर डिक्टेटरशिप चलाएंगे। तो अभी दिलीप बाबू ने बोला, आपने प्रशांत किशोर को बुलाया हुआ, प्रशांत किशोर को बिहार से बुलाया हुआ है, तो क्या आप बंगालियों का अपमान कर रहे हैं? क्या आपको ममता बनर्जी पे विश्वास नहीं है? प्रशांत किशोर को क्यों बुलाया हुआ है? क्या आपको अभिषेक बनर्जी पे विश्वास नहीं है? तो टीएमसी में नंबर 2 है। प्रशांत किशोर तो हमारे यहाँ नेता बनने नहीं आए हैं ना। प्रशांत किशोर तो हमारे यहाँ नेता नहीं बन रहे हैं, लेकिन इनके यहाँ तो बाहर के लोग आकर नेता बन जा रहे हैं ना। हमारी आपत्ति यहाँ है। दिल्ली के, बंबई के लोग बंगाल में आकर नेता क्यों बनेंगे? बंगाल के नेताओं को क्या हो गया है? ओके, प्रोफेसर आगी अभी किसी ने कहा आपके इस पैनल में कि भाई पश्चिम बंगाल को गुजरात नहीं बनाना है। लड़ाई ये नहीं है, लड़ाई इस बात की है कि पश्चिम बंगाल कहीं दूसरा इस्लामाबाद और पाकिस्तान न बन जाए आने वाले दिनों में, इसके लिए लड़ाई है। और यदि कांग्रेस के हाथों में और वामपंथियों के हाथों में या तृणमूल, तो ऐसी स्थिति में आने वाले 2 दशकों के अंदर इस इस्लामाबाद की तस्वीर पश्चिम बंगाल में कलकत्ता की सड़कों पर भी मिलेगा, इससे कोई दो राय नहीं है। मालदा और वसीरहाट ये एक सिर्फ उदाहरण थे, आने वाले दिनों में और भी चीजें हैं। दूसरी बात मेरा कहना था, मेरे मित्र आलोक जी कह रहे थे, वह टिप्पणी कर रहे 3% कन्विक्शन रेट। मित्र 3% कन्विक्शन रेट हाई प्रोफाइल केसेस में है, बाकी ऐसे 70% का कन्विक्शन रेट सीबीआई का डिबेट का विषय नहीं है कि कन्विक्शन रेट की सीबीआई का कितना है कितना नहीं है। ये आप लोग एक दिन चाय पे चर्चा अपने घरों में कर लीजिएगा, एक दूसरे को फोन लगाकर। मैं इस समय मेरे को आलोक शर्मा का रुख करना है। आलोक शर्मा, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि आपको ना टीएमसी सीरियसली ले रही है बंगाल की लड़ाई में? जिस तरह से लगातार ममता बनर्जी कह रही है कि कांग्रेस को हमारे साथ आ देना चाहिए, उनका जो छुट्टा पुट्टा वोट बैंक है वो बीजेपी को मदद कर देगा, और बीजेपी तो आपका नाम ही नहीं लेती। मैंने दिलीप बाबू से सवाल पूछा, उन्होंने नाम ही नहीं लिया पूरी उसमें कांग्रेस का। कहीं जवाब दीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि दिलीप बाबू को वास्तविकता पता है, इसलिए उन्होंने टिप्पणी नहीं की। जहाँ तक बात है ममता बनर्जी की, पहली सरकार उनकी जब बनी हमारे साथ ही बनी थी और 7 मंत्री थे। आज की बात उनको भी पता है कि हमारी क्या ताकत है। वो जनता बताएगी कि कौन किसको वोट दे रहा है। आज हिंदुत्व के ठेकेदार वहाँ पर घूम रहे हैं, इस्लामाबाद ना बन जाए, पाकिस्तान ना बन जाए। अरे भाई, 2 नेशन थ्योरी देने वाले ही तो आप लोग थे, आप ही लोग नहीं थे। तिरंगा जिन्होंने वर्षों तक तिरंगा अपने कार्यालय पर नहीं फैलाया, वो आप ही लोग नहीं थे। आज आप सर्टिफिकेट 1883 में 1883 में पता नहीं हम 1883 में क्यों जा रहे हैं? 2021 की बात करिए, 2021 की बात करिए, ये गलत बयान फरवरी महीने की बात करिए। लगा रहे हैं। मेरे को ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। संबित, एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे मैं जरूर पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता नहीं है कि आप पर अलोकतांत्रिक होने का जो बार बार आरोप लगता है, चाहे वो पुडुचेरी की सरकार हो चाहे वो सीबीआई हो, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आलोक शर्मा ने तो बड़ा आरोप लगाया कि सरकार गिराई आप लोगों ने पुडुचेरी की। 15 सेकंड। ये सब गिर क्यों जाते हैं? ये नहीं, ये इतने कमजोर क्यों होते हैं? और ये सारे लोग, सारे कांग्रेस के एमएलए ऐसे क्यों होते हैं कि पैसा ले लेके गिर जाते हैं? तो अपने गिरेबान में झांके ना। नहीं, ये कह रहे थे कि हमने 30 करोड़ रुपए प्रत्येक विधायक दिए थे राजस्थान में गिराने के लिए, अब ये पैसा वापस भी नहीं कर रहे हैं। सरकार तो गिरी नहीं है इनकी,
ये 30-30 करोड़ रुपए लिया था, Okay, वापस कब Alok, करोगे? ये 10 पूछो seconds. इनसे Alok आप। Sharma respond. 30 करोड़ जी, मैं उत्तर आलोक दूंगा, शर्मा ने बिल्कुल जवाब होना कि चाहिएगा। 30 करोड़ लिए हैं तो वापस कब देखिए, मुझे करोगे? लगता वापस है करो 30 करोड़ रुपए। नहीं, वापस अमीश करो जी, जल्दी। नहीं, मुझे क्या अमीश लगता जी, है, मुझे लगता आप है ही लोगों ने कहा था नहीं, 30 करोड़ मुझे रुपए दिए लगता हैं है हर विधायक पूरी को। तरह से अब वो अब सरकार बन गई, अब तो वहां सरकार चल रही है आपकी, तो वापस करो 30 करोड़ रुपए। आप ले लीजिए ना। नहीं, आप ले लीजिए मतलब ना। दिए नहीं थे ना, जिनको आप दिए झूठ मुझे थे, ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, मुझे मतलब ब्रेक के लिए आपके रुकना पास पड़ेगा, आर पार जारी है ब्रेक के बाद भी।